गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। कल सीरीज एलसीआर सर्किट पढ़े थे। अगर सीरीज में इंडक्टर, कैपेसिटर और रेजिस्टर लगा देते हैं तो करंट कैसे फ्लो होता है, उसकी वैल्यू और पावर कैलकुलेट करना। ठीक है। सबसे पहले शुरू करने से पहले एक बार रिवीजन के लिए मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूं। आपको ऑब्जेक्टिव है कि व्हाट इज द वॉटलेस करंट इन द सर्किट। वॉटलेस करंट कितना है, इसको समझाने के लिए मैंने इसको यूजलेस करंट भी बोला था। इसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी है, सर्किट में बना के दे रहा हूं। अगर तुम इस ड्रम की आवाज सुन रहे हो तो अनायशा गुप्ता जग गई है और आके मेरे पीछे बैठ गई है और ड्रम बजा रही है। रेजिस्टेंस है 10 ओम, कैपेसिटेंस है 30 ओम, और नहीं कैपेसिटेंस नहीं है बच्चों। अगर कैपेसिटेंस दूंगा तो मुझे ओमेगा बहुत सोच समझ के लिखना पड़ेगा कि वैल्यू अच्छी आ जाए। कैपेसिटिव रिएक्टेंस दूंगा तो मुझे ज्यादा दिमाग नहीं लगाना पड़ेगा। 30 ओम और इंडक्टिव रिएक्टेंस है 20 ओम। 10 30 20। आपको वॉटलेस करंट की वैल्यू कैलकुलेट करके बतानी है सर्किट में। ईएमएफ है, ओहो मैंने डीसी बना दिया, सो सॉरी। एसी सर्किट्स पढ़ रहे हैं हम। ईएमएफ है E इज इक्वल्स टू 50 साइन 2 पाई टी प्लस पाई बाई 3। व्हाट इज द वॉटलेस करंट इन द सर्किट। चलो शुरू हो जाओ। नोट्स रिफर कर लो, कल पढ़ाया था सब कुछ ये। सब लोग नोट्स लिख लेते हो ना, स्क्रीनशॉट पे तो काम नहीं चला रहे। हाँ लिखते रहना बच्चों, स्क्रीनशॉट तो खो जाएंगे, गुम जाएंगे। तुम लोगों ने क्वेश्चन सॉल्व किया। सबसे पहले क्या करना चाहिए, यूजुअली सिस्टम की रेजिस्टेंस काम आती ही है, Z कैलकुलेट कर ही लिया करो। हाँ √R² प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर। Z आ गया होगा बच्चों। हाँ 10√2 आ गया Z, बहुत बढ़िया। इससे हमने क्या निकाल सकते हैं, I0 निकाल सकते हैं। मैक्सिमम करंट सर्किट में कितना है, हो जाएगा 50/10√2। अभी ना स्टार्टिंग में जितना हो सको फॉर्मूला लिखते रहना, जिससे तुम्हें बाद में दिक्कत ना आए। ठीक है, तो ये हो गया 5/√2। अच्छा ये वैल्यूज दिए थे कल भी मैंने। ओके, और ये अब मुझे चाहिए एंगल बिटवीन ईएमएफ एंड आई, यानी tan फाई की वैल्यू भी चाहिए बच्चों। tan फाई की वैल्यू के लिए क्या फॉर्मूला होता था, वो एंगल फाई की भी जरूरत है। tan फाई आएगा कैसे, R नहीं, यहां पे थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाता है। cos फाई होता है R/Z और tan फाई होता है XL माइनस XC बाई R। ओके, इसको ऐसे भी याद रख सकते हो बच्चों, XL माइनस XC परपेंडिकुलर है, R बेस है और जो हाइपोटेनस है वो Z है। इसमें tan फाई XL माइनस XC बाई R आता है, जबकि cos फाई R/Z आता है। तो मैं tan फाई से फाई निकाल लूंगा। पता नहीं मैं क्यों मेहनत कर रहा हूं। फाई की वैल्यू निकलेगी इससे 10/10 1 हो जाएगा। तो फाई कितना पता चल गया, 45 डिग्री। या फिर मैं डायरेक्टली cos फाई का यूज भी कर सकता था बिना ये 45 डिग्री निकाले। तो एग्जैक्ट, लेकिन 20 - 30 होगा तो -10 आएगा। ये बात सही है तुम्हारी, -45 डिग्री है। ये -45 डिग्री का बच्चों क्या यूज करना है, इससे अपने को बस ये पता चलेगा कि फेज आगे होगी या पीछे होगी। मतलब ये किसके बीच का फेज निकलता था, इफ यू रिमेंबर। इसीलिए वो डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि मैं वैल्यू कैलकुलेट कर लेता था और डायरेक्शन खुद से डिसाइड कर लेता था। पर यह बात भी सही है कि इससे तुम्हें याद आ जाएगा कि माइनस में होगी करंट इधर, VR इधर, और इस बार कौन बड़ा है, XC बड़ा है, तो VC बड़ा होगा। VC बड़ा होगा, VL छोटा होगा, VC माइनस VL नीचे की तरफ आएगा और नेट EMF बच्चों यहां होगा। जितनी बार हो सके अभी इस डायग्राम को ड्रॉ करो, ये तुम्हारे एकदम हाथ पे बैठ जाएगा। इसीलिए फाई नेगेटिव आया, क्योंकि EMF करंट से पीछे है। ओके, और मैंने क्या बोला था कि करंट के दो कंपोनेंट कर सकते हैं, एक EMF की डायरेक्शन में I cos फाई और एक EMF के परपेंडिकुलर I sin फाई। पावर के फॉर्मूले में I cos फाई आता है, जबकि I sin फाई कौन सा करंट होता है,
वॉटलेस करंट। आया सबको समझ में? ओके। जब ये सब कैलकुलेशन करो तो ये बार बार माइनस पुट करने की जरूरत नहीं है, ये माइनस बस ये बताता है कि ईएमएफ इज अहेड ऑफ करंट और बिहाइंड द करंट। ठीक है, तो जैसे वॉटलेस करंट की वैल्यू आप आई नॉट साइन फाइव पुट करोगे, आई नॉट साइन फाइव, तो वो हो जाएगा 5√2, साइन 45 होता है 1/√2, तो हो गया 5/2 एम्पियर। इसमें मैं पॉजिटिव नेगेटिव नहीं लगा रहा। क्या ये बात सबको समझ में आई तीनों लोगों को? ओके, वेरी गुड। ठीक है, एमीटर एंड वोल्ट मीटर फॉर एसी सर्किट्स। बच्चों अगर डीसी सर्किट के जो एमीटर वोल्ट मीटर है वो एसी सर्किट में लगा दिए जाए तो वो बेचारे कुछ भी रीडिंग नहीं दे पाएंगे। क्यों नहीं दे पाएंगे कुछ भी रीडिंग? क्योंकि डायरेक्शन ही चेंज होती रहेगी। उनकी सुई बार बार एक बार एक तरफ रोटेट करेगी, एक बार दूसरी तरफ रोटेट करेगी, और इतनी तेजी से रोटेशन होना होगा एक सेकंड में 500 बार 600 बार, क्योंकि फ्रीक्वेंसी 300 400 500 हर्ट्ज होती है। तो डीसी सर्किट के एमीटर और वोल्टमीटर विल नॉट वर्क इन एसी सर्किट्स। ओके, तो लिख लेना बच्चों, थ्योरी का पॉइंट है। द एमीटर एंड वोल्टमीटर डिजाइंड फॉर डीसी सर्किट्स वोंट वर्क इन एसी सर्किट्स। थ्योरी का पॉइंट है, लिख लेना। because their needles will keep changing their direction of deflection and they will appear stationary। इस बात को समझना, एक सेकंड में 500 बार डायरेक्शन चेंज करनी है निडल को, तो ना वो कुछ डायरेक्शन चेंज कर पाएगी और वो कैसी दिखाई देगी? स्टेशनरी। समझ रहे हो? इससे पहले कि वो मूव कर पाए उसकी डायरेक्शन फिर से करंट की चेंज हो जाएगी, फिर से मूव कर पाए उससे पहले फिर से डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। तो अगर एसी सर्किट का एमीटर लगा दिया, वो डीसी सर्किट का एमीटर लगा दिया एसी सर्किट में, तो वो कुछ भी रीडिंग नहीं देगा। ओके, तो वो कुछ भी रीडिंग नहीं देगा। ये तो पहली चीज हो गई। तो फिर बात आती है कि हाउ टू क्रिएट एमीटर एंड वोल्टमीटर फॉर एसी सर्किट्स। तो ये भी लिख लेना, थ्योरी का पॉइंट है। द एमीटर एंड वोल्टमीटर फॉर एसी सर्किट्स वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। मतलब एसी हो करंट या डीसी हो, हीटिंग तो करेगा ही ना। तो जैसे मर्क्यूरी थर्मोमीटर होता है ना हम लोगों का, वो टेम्परेचर के अकॉर्डिंग उसकी लेंथ बढ़ जाती है और हम रीडिंग ले लेते हैं टेम्परेचर की। एसी सर्किट के एमीटर और वोल्ट मीटर वर्क ऑन हीटिंग प्रिंसिपल ऑफ हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। और बच्चों हीटिंग किसकी वजह से होती है? क्या मैक्सिमम करंट की वजह से होती है हीटिंग? नहीं, हीटिंग होती है, पावर का फॉर्मूला होता है IRMS स्क्वायर R। ऑब्वियस सी बात है कि डीसी सर्किट के एमीटर और वोल्टमीटर क्या मेजर करते हैं? IRMS। इसको और लिख लेना अच्छे से। हेंस इन एसी सर्किट द एमीटर एंड वोल्टमीटर ऑलवेज मेजर द RMS वैल्यूज। क्या? इन एसी सर्किट्स द एमीटर एंड वोल्टमीटर always measure RMS values, मतलब IRMS and VRMS. They always measure RMS values. They cannot measure बच्चों instantaneous values। अगर instantaneous values measure करने की कोशिश करी तो कुछ भी रीडिंग नहीं आ पाएगी। ओके, ये चीज बहुत ध्यान रखने की है। RMS क्यों? क्योंकि ना बच्चे करंट की वैल्यू आई थी कुछ ऐसी, आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस समथिंग समथिंग प्लस 5। पावर लिखा था हमने आई स्क्वायर आर, ये हो गई पावर ऑफ फंक्शन ऑफ टाइम हो गई। कितना फंक्शन हो गया? आई नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी। अब टोटल एनर्जी होती है पावर इनटू टाइम, लेकिन यहां पावर खुद ही फंक्शन ऑफ टाइम है, तो इंटीग्रेट करना पड़ा था। कैसे इंटीग्रेट करना पड़ा था? एनर्जी इज इक्वल्स टू टोटल एनर्जी, हीट एनर्जी, हीटिंग इफेक्ट, जो भी बोलो, पी डी टी का इंटीग्रेशन करना पड़ा था। और जब इंटीग्रेशन किया तो वो आया आई नॉट स्क्वायर आर बाई 2 आया। तो किसी ने बोला कि ये इंटू टी, तो किसी ने बोला कि ये तो मतलब गलत जा रहा है, ये तो फॉर्मूला था नहीं। ऐसे समझो कि हमने क्या किया था, टोटल एनर्जी डिवाइड बाय टोटल टाइम किया था। अगर तुम्हें याद हो, मैंने प्रूफ किया तो था। ये एवरेज पावर कैलकुलेट की थी, पी डी टी का इंटीग्रेशन
डिवाइडेड बाय टोटल टाइम, टोटल एनर्जी डिवाइड बाय टोटल टाइम। तो ये आया आई नॉट स्क्वायर आर बाई 2। तो किसी ने बोला कि ये पावर का फॉर्मूला गलत हो गया क्या? पहले तो अपन पावर का फॉर्मूला आई स्क्वायर आर करते थे, अब ये आई नॉट स्क्वायर आर बाई 2 आ गया। तो तुमने बोल दिया कि भाई इसमें इफेक्टिव करंट आई आर एम एस है और उसकी वैल्यू आई नॉट बाई रूट 2 है। तो आई आर एम एस क्या होता है? इट इज द इफेक्टिव वैल्यू ऑफ करंट इन एन एसी सर्किट। वैसे भी अगर किसी आदमी के पास पैसे बार बार इंक्रीज हो रहे हैं, डिक्रीज हो रहे हैं, इंक्रीज हो रहे हैं, डिक्रीज हो रहे हैं, इंक्रीज हो रहे हैं, डिक्रीज हो रहे हैं, तो उसकी एवरेज वैल्यू मैक्सिमम वैल्यू थोड़ी होगी, समझ रहे हो? वो कुछ और निकल के आएगी। तो करंट के लिए वो एवरेज वैल्यू उसके हीटिंग इफेक्ट के हिसाब से हमने कैलकुलेट करी और वो कितनी आई? आई नॉट बाई रूट 2 आई। अगर मैक्सिमम 10 एम्पियर करंट फ्लो कर रहा है तो एनर्जी जनरेटेड आई स्क्वायर आर जब कैलकुलेट करेंगे तो 10 नहीं पुट करेंगे, 10 बाई रूट 2 पुट करेंगे। समझ में आई बात? रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी आर द ट्रू इंडिकेटर ऑफ करंट इन एसी सर्किट्स। जैसे बच्चों VRMS जो होता था, पार्टिकल्स जब भागते थे तो RMS वेलोसिटी होती थी उनकी KTG वगैरह। अगर पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी कैलकुलेट करनी है तो उनकी एवरेज वेलोसिटी नहीं यूज करेंगे, उनकी RMS वेलोसिटी यूज करेंगे, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी V स्क्वायर पर डिपेंड करती है, हाफ m V स्क्वायर। तो V स्क्वायर का जो एवरेज आता है उसको क्या बोलते हैं? RMS, रूट मीन स्क्वायर। ओके, ये इंस्टेंटेनियस पावर आ जाएगी। इंस्टेंटेनियस पावर, अब तुमसे कोई पूछे कि इस सर्किट की कितनी पावर है तो तुम उसे बोलोगे 5 वाट, 3 वाट, 2 वाट, 0, 6 वाट, 8 वाट, 10 वाट। समझ रहे हो? तो वो तुम्हारे तमाचा मार के चला जाएगा कि तुमको कुछ नहीं आता है। या फिर तुम उसको बोलोगे कि भाई इसकी 6 वाट एवरेज पावर है। समझ रहे हो? हाँ, इंस्टेंटेनियस और एवरेज में ये फर्क। भाई करंट तो रजिस्टर में से पास हो ही रहा है, चार्जेस टकरा ही रहे हैं इलेक्ट्रॉन्स एक दूसरे से, एनर्जी तो पाएंगे, एनर्जी रिलीज करेंगे। अनाइजा डोंट प्ले म्यूजिक, ओके? हाँ, मैं क्या बोल रहा था मैं भूल। हाँ, अगर एक ही वैल्यू बोलनी है तो आपको एवरेज वैल्यू बोलनी है। और कुछ एकदम एंड में पूछा था, कुछ मैं भूल गया। इंस्टेंटेनियस और एवरेज के बीच का फर्क तो बता ही दिया। और क्या? ठीक है, बस इससे इस पर बेस्ड क्वेश्चन बना सकता हूं मैं। तो तुमको इंस्टेंटेनियस या मैक्सिमम वैल्यू के बारे में नहीं सोचना है, हमेशा आंसर कौन सा देना है? RMS। ठीक है, देखो अभी दिखाते हैं। बच्चों इस बार मैं XC की जगह कैपेसिटेंस की वैल्यू अगर देखूं, कैपेसिटेंस है इसकी 200 माइक्रोफैराड। तो कैन यू टेल मी व्हाट विल बी द रीडिंग ऑफ एमीटर? चलो, इस क्वेश्चन में आपको XC कैलकुलेट करना पड़ेगा बच्चों। याद करो XC का क्या फॉर्मूला था? 1 बाई ओमेगा C, 1 बाई 2 पाई, और कैपेसिटेंस की वैल्यू 200 इंटू 10 की पावर -6 पुट करोगे बच्चों, हमेशा ऐसा ही यूनिट। ठीक है, म्यू माइक्रोफैराड दिया है तो आप पुट करोगे, ये हो जाएगा 10 की पावर 6 डिवाइडेड बाई 400 पाई। 2 जीरो काटो, इसको भी कैंसिल करो, 4 से 4 टू जाए 2500 बाई पाई। इतने ओम्स XC की वैल्यू। यहां तक पहुंचा कोई? वेरी गुड। XC कैलकुलेट करने के बाद मैक्सिमम करंट कैलकुलेट कर सकते हो E0 बाई XC से। बच्चों इस बार और कुछ तो है नहीं, तो किसी और की चिंता करने की जरूरत नहीं, रजिस्टर या इंडक्टर तो है नहीं। ये हो जाएगा 50 अपॉन 2500 अपॉन पाई, तो ये हो जाएगा पाई बाई 50 एम्पियर। व्हाट इज दिस? दिस इज मैक्सिमम करंट। रीडिंग कितनी होगी? IRMS, दैट विल बी I0 बाई रूट 2, यानी पाई बाई 50 रूट 2 एम्पियर। आई बात समझ में? वेरी गुड। एसी की फर्स्ट क्लास अटेंड की थी जिसमें मैंने वो वाले फेजर वाली जो वो दिखाई थी, एक वीडियो बनाई थी एक दिन मैंने, SHM का फेजर की बात करके फेजर समझाने की कोशिश करी थी, वो वाली देख लेना। अच्छा बच्चों, अब सबसे टफ जो इसमें पूछ सकते हैं
वो ये हो सकता है कि तीनों लगा दें, रजिस्टर, कैपेसिटर, इंडक्टर। अब ना उनका अलग चला रहे हैं क्योंकि बहुत कम टाइम बचा है ना, तो उनका रिवीजन वाला चला रहे हैं फास्ट। क्या 3-4? हाँ हाँ, वही सारे कर रहे हैं, 3-4 ही तो हैं। तो ये हो गई वैल्यूज, ठीक है। इसको 50 कर लेते हैं, इसको 75 कर लेते हैं, ठीक है। और यहां पर हो गया EMF इज इक्वल्स टू 100 साइन ओमेगा टी। अब बच्चों वोल्ट मीटर में सिर्फ इसके अक्रॉस लगाऊं तब बताओ क्या रीडिंग होगी। हाँ ये लो, सिर्फ इसके अक्रॉस नहीं लगा रहा, इन दोनों के अक्रॉस लगा दिया, रजिस्टर और कैपेसिटर, इनके कंबाइंड के अक्रॉस वोल्ट मीटर लगा दिया। तो इस केस में क्या रीडिंग होगी इसकी? रुक जाओ, 3-4 केसेस बना रहा हूं, रुक जाओ, मेरे को एक ही क्वेश्चन में समझाने चारों। जो 4 पॉसिबिलिटीज है, सबसे पहले सबसे सिंपल पॉसिबिलिटी, V1 लगा रहा हूं मैं सिर्फ रजिस्टर के अक्रॉस। फटाफट रीडिंग बताओ इसकी, चलो V1 की। हाँ भाई, कुछ आया आंसर? V1 की रीडिंग क्या निकालना है इस बार? VR की वैल्यू निकालनी है। कितनी होती है? I0 इंटू R। उसके लिए क्या चाहिए? I0। उसकी वैल्यू कहां से आएगी? E0 बाई Z। उसके लिए क्या चाहिए? Z। Z की वैल्यू कितनी होती है? √R² प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर। समझ में आ रही है बात? कैसे सोचना है? 25 स्क्वायर प्लस 25 स्क्वायर दैट इज 25√2। उससे ये आएगा I0 कितना है बच्चों? 100/20/√2, 25√2, दैट विल गिव यू 2√2। VR क्या बेटा? बाद में कर लेंगे RMS कैलकुलेट, पहले VR की वैल्यू तो कैलकुलेट कर ले मैक्सिमम, फिर RMS करने में तो लास्ट में √2 से तो डिवाइड करना है। तो पोटेंशियल अक्रॉस रेजिस्टर मैक्सिमम कितना जा रहा है ये निकाल ले पहले। कितना आएगा ये? 2√2 इंटू 25, 50√2 वोल्ट। दिस इज द मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस दैट विल रीच इन द रजिस्टर। इज दैट क्लियर? V1 की रीडिंग विल बी VR की RMS वैल्यू, दैट विल बी VR बाई √2। समझ में आई बात? दैट विल बी 50 वोल्ट। ठीक है, बस ध्यान रखना कि कैसे कर रहे हो। ओके, अब सुनो सेकेंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन। अगर मैं यहां से यहां तक कनेक्ट कर दूं सेकेंड वोल्ट मीटर V2, यहां से यहां तक, तो V2 की रीडिंग कितनी आएगी? बी पार्ट लिख लो क्वेश्चन का। कैलकुलेट द रीडिंग ऑफ V2। हाँ भाई, ये जो V2 की रीडिंग निकालनी है तो आई थिंक तुम सब ने VL और VC कैलकुलेट कर लिया होगा। कितना कितना आया बताओ? I0 इंटू XL दैट इज 2√2 इंटू 75, 150√2 ये आया होगा। आया कि नहीं आया? और I0 इंटू XC दैट इज 2√2 इंटू 50, 100√2 ये आया। यहां से यहां तक के पोटेंशियल की वैल्यू कैलकुलेट करनी है बच्चों। तो आंसर 250√2 नहीं होगा। ओके, ये दोनों वोल्टेज कभी एक साथ मैक्सिमम पे नहीं पहुंचेंगे। इनफैक्ट इन दोनों के बीच फेज कितना है? 180 डिग्री। VL ऊपर होता है और VC नीचे होता है, तो इन दोनों का रिजल्टेंट VL प्लस VC नहीं आएगा। 180 के फेज डिफरेंस पे है तो इनका रिजल्टेंट VL माइनस VC आएगा। तो V2 की वैल्यू VL माइनस VC की RMS वैल्यू है। VL माइनस VC हो जाएगा 50√2 और उसकी RMS वैल्यू हो जाएगी 50 वोल्ट। ये चीज समझ लेना। ये बात आ गई सबको समझ में? मैंने ये बोला कि इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस मैक्सिमम जा रहा है कितना? 100√2 वोल्ट। इसके पोटेंशियल डिफरेंस मैक्सिमम जा रहा है 150√2 वोल्ट। इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस मैक्सिमम जा रहा है 50√2 वोल्ट। तो ऐसे तो लगता है 50, 100, 150, 300√2 वोल्ट इनकमिंग आ रहा होगा, पर इनकमिंग तो 100 ही है। तो फिर ये तीन इतने बड़े बड़े कैसे आ गए? क्योंकि जब ये मैक्सिमम पे जाएगा तब ये नेगेटिव पे जाएगा, क्योंकि इन दोनों के बीच कितना फेज है? 180 का। VL और एक करंट से 90 फेज आगे है, दूसरा करंट से 90 फेज पीछे है। समझ में आई बात? तो VL
और वीसी का नेट जब दो अपोजिट डायरेक्शन के वेक्टर्स ऐड करते हैं तो रिजल्टेंट ए माइनस बी आता है, ना कि ए प्लस बी। समझ में आई बात? तो V2 जो मेजर करेगा वो VL माइनस VC को मेजर करेगा और उसकी RMS वैल्यू बताएगा। तो VL माइनस VC थी, मैक्सिमम वैल्यू आ रही है 150 √2 माइनस 100 √2 यानी 50 √2। इसकी वैल्यू आई 50 √2 मैक्सिमम और RMS वैल्यू हो गई 50 वोल्ट। आई बात सबको समझ में? ठीक है, कोई बात नहीं, पहली बार देख रहे हो, 2-4 क्वेश्चन करोगे आ जाएगा, बैठ जाएगा दिमाग में। लेकिन बेस्ट है अगर तुम ये वाला आंसर दे दो कि अगर मैं तीसरा वोल्ट मीटर यहां से यहां तक लगाऊं तो V3 की क्या रीडिंग होगी। V3 की रीडिंग कैलकुलेट करके दिखाओ। चलो आप लोग ट्राई कर रहे हो। अब V3 किसके अक्रॉस पोटेंशियल कैलकुलेट कर रहा है? रजिस्टर एज वेल एज कैपेसिटर। इंडिविजुअली तीनों की वैल्यू आपको पता है। VL VC ये रखे 150 और 100 और VR भी आपको पता है, अरे वो रखा ऊपर 50 √2 वोल्ट। ठीक है, लेकिन आपको फेजर का ध्यान रखना पड़ेगा। VR 50 √2 करंट के सेम फेज में है, जबकि VC 100 √2 करंट से 90 डिग्री पीछे है। तो इन दोनों का रिजल्टेंट बच्चों क्या निकलेगा? अंडर रूट VR स्क्वायर प्लस VC स्क्वायर। समझ में आई बात या नहीं? इसमें से 50 √2 तो एज इट इज कॉमन आ जाएगा और रूट के अंदर बचेगा 1 प्लस 2 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, दैट विल बी √5। तो आई थिंक 50 √10 आएगा, बाकी तुम ठीक से अच्छे से करके देख लो, आई थिंक यही आएगा। और इसका बच्चों RMS वैल्यू ध्यान रखना, ये तो मैक्सिमम के लिए कैलकुलेट कर रहे हैं, इसका RMS वैल्यू कितना हो जाएगा? बाई √2। तो 50 √5 आंसर आएगा। इसकी रीडिंग आई 50 √5 वोल्ट। बस इससे ज्यादा और डिफिकल्ट इस पे नहीं बन पाएगा क्वेश्चन। ऑफ कोर्स कैलकुलेशन बहुत खराब दे सकते हैं, मैं इतना सोच के वैल्यूज दे रहा हूं कि अच्छे आ रही है कैलकुलेशन। कैलकुलेशन इसमें बहुत खराब जा सकती है एग्जाम में। ठीक है, मेरे को और कुछ सिखाना नहीं है आज की क्लास में, फिर भी आई विल गिव यू 1 क्वेश्चन, ताकि ना ऐसा ना लगे कि थोड़ा थोड़ा समझ में आया। एक क्वेश्चन करो ट्राई, डेफिनेटली हो जाएगा, चिंता मत करना। सर्किट छोटा सा बनाओ, छोटा सा बनाओ या बड़ा बनाओ? 8 ओम 8 ओम 2 ओम और वोल्ट मीटर मैंने लगा दिया इन दोनों के अक्रॉस। बस इसकी रीडिंग बता दो तो आज की मेहनत सफल। क्या? क्यों? Z की वैल्यू कितनी आई कोई बताएगा? बहुत बढ़िया। मैक्सिमम करंट कितना आया? रजिस्टर में मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस कितना जाएगा? कैपेसिटर में मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस कितना जाएगा? और इंडक्टर में मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस कितना जाएगा? समझ में आया? और हमने इन दोनों का रिजल्टेंट देखना है, लेकिन ये दोनों तो एक दूसरे से किस पर होते हैं? 90 डिग्री फेस पर, है ना? अच्छा, हाँ, इंडक्टर एक्सएल लिखना चाहिए था, इसको एक्सी लिखना चाहिए था, सॉरी। ठीक है, तो आई थिंक वैल्यू कोई चेंज हुई क्या मेरी? हाँ, VL और VC मैंने बना गलत दिए थे। ठीक है, ये हो जाएगा VL और ये हो जाएगा VC। ओके, तो मुझे चाहिए इंडक्टर यानी VL, ये रहा। ये भी 40 वोल्ट है और ये भी 40 वोल्ट है। तो रिजल्टेंट बच्चों कैलकुलेट करके देखोगे तो अंडर रूट VL स्क्वायर प्लस VR स्क्वायर आ जाएगा 40 √2 और उसका RMS वैल्यू बताना है। ठीक है, तो आ गया 40 वोल्ट। समझ में आया सबको? ठीक है, अब ना बच्चों कम से कम 30-40 क्वेश्चन कर लेना LCR सर्किट पे, क्योंकि अगर तुमने नहीं करे तो इसके बाद मुझे पैरेलल LCR सर्किट पढ़ाना है। अगर तब तक तुमने सीरीज के क्वेश्चन नहीं किए तो जैसे ही मैं पैरेलल पढ़ाऊंगा तुम डेफिनेटली कंफ्यूज हो जाओगे। तो मेक श्योर कि अगले 2-3 दिन में आप सीरीज LCR सर्किट के 30 क्वेश्चंस टू 40 क्वेश्चंस जरूर कर लो, और हो सके तो सीधे प्रीवियस ईयर IIT और प्रीवियस ईयर नीट जो भी तुम्हारा एग्जाम है वही कर लो, नहीं तो तुम्हारे पास जो भी बुकलेट है उससे कर लो। ओके, हाँ, पक्के से प्रैक्टिस कर लेना। अगर नहीं करी प्रैक्टिस तो जैसे ही मैं पैरेलल LCR सर्किट पढ़ाऊंगा आप कंफ्यूज हो जाओगे कि अब इसमें क्या करना है उसमें क्या करना है।
ओके, तो बस इतना सही है। टेक्निकली एसी सर्किट में बस यही है, बस इसका एक पैरेलल कॉम्बिनेशन और बताना है मुझे, उसके साथ ये खत्म हो जाएगा। नेक्स्ट क्लास में ये खत्म हो जाएगा। ओके, मैं कल और आज दोनों की रिकॉर्डिंग आज डाल दूंगा।